स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे कॉस्ट कर्व्स, लागत वक्र क्या होते हैं। यह जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लागत वक्र समझ में आएंगे तो ही अपने को नेक्स्ट जो अपना यूनिट है मार्केट बाज़ार, उसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। तो अपन लागत वक्रों के अंदर बात करें तो सबसे पहले अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। अल्पकाल वह काल होता है जिसमें उत्पादन के या उत्पत्ति के सभी अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। अल्पकाल का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि 5 दिन या 5 साल या 1 साल 2 साल, उसको समय अवधि से अपन नहीं माप सकते। अल्पकाल केवल और केवल यह बताता है कि उत्पत्ति के लगभग साधन स्थिर है, केवल कुछ साधन, 1 या 2 साधन क्या है, परिवर्तनशील है। और दीर्घकाल वह होता है जिसके अंदर उत्पत्ति के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्पकालीन लागत वक्र, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। तो अल्पकालीन जो कुल लागत होती है एसटीसी, शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट, वह टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। अब यहाँ टीवीएफसी क्या होती है और टीवीसी क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। टीएफसी होती है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी उद्यमी अगर उत्पादन करेगा, ठीक है, अर्थात उत्पादन करने की सोचेगा, तो वह अल्पकाल में कुछ मशीनरी खरीद के रखेगा। मशीनरी खरीद के रखेगा तो उसके लिए वो पूंजी लेगा, पूंजी पे वह ब्याज देगा। भूमि भी खरीदनी, उसे अगर उसे उत्पादन कार्य स्टार्ट करना है, उसने स्टार्ट किया नहीं है लेकिन उसे स्टार्ट करना है, तो वह भूमि, इमारत या फिर इंश्योरेंस का या फिर उस कंपनी के लिए या अपनी फर्म के लिए एक मैनेजर रखे। उन सभी साधनों को उससे क्या देना पड़ेगा, प्रतिफल देना, पुरस्कार देना पड़ेगा। तो वो जो लागतें हैं वो सब की सब लागत कैसी लागत है, कुल स्थिर लागतें हैं। अभी तक उसने उत्पादन स्टार्ट नहीं किया है। एक व्यक्ति है राम, उसे किसी फैक्ट्री का निर्माण करना है, तो उसने क्या किया, भूमि किराए पे ली, उसमें पूंजी लगाई, पूंजी उधार ली तो ब्याज दिया, या फिर भूमि जहाँ इमारत बननी है, वो फैक्ट्री बननी है, उसका किराया लगा, इंश्योरेंस करवाया, उसका भी उसे भुगतान करना पड़ा, उसके लिए मैनेजर रखा है, इन सब को रखने के बाद उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। अभी उसने उत्पादन कार्य स्टार्ट नहीं किया, तो ये जो लागतें लग रही है उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर लागतें कहते हैं। और ये ध्यान रखना, मार्शल ने इन स्थिर लागतों को ऊपरी लागत, ओवरहेड कॉस्ट कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इनका उत्पादन से कोई भी संबंध नहीं होता है। चाहे उत्पादन शून्य है तो भी उस व्यक्ति को यह लागत तो वहन करनी ही पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो उत्पादन के साथ ना होकर जो भी संयंत्र है उसके आकार से होता है। और इसे मार्शल ने ओवरहेड या ऊपरी लागत या फिर पूरक लागत, सप्लीमेंट्री लागत कहा है। ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है वो है टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल परिवर्तनशील लागत को मार्शल ने प्रमुख लागत कहा है, प्राइम कॉस्ट कहा है। और यह कुल परिवर्तनशील लागत जो है वह उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात अगर उत्पादन शून्य है तो कुल परिवर्तनशील लागत शून्य होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ेगी। अगर उत्पत्ति बढ़ते प्रतिफल के समय बढ़ रही है, कहने का मतलब जो उत्पादन बढ़ रहा है वो बढ़ते प्रतिफल नियम के अनुसार बढ़ रहा है, तो जो ये टीवीसी है वह बढ़ेगी तो सही लेकिन घटती दर से बढ़ेगी। और जब उत्पादन घटते प्रतिफल नियम के अनुसार बढ़ता है तो टीवीसी बढ़ती दर से बढ़ती है। इसको अपन विस्तार से आगे समझेंगे। यह देखना है कि कुल परिवर्तनशील लागत में कौन कौन सी लागतें इंक्लूड होती है। तो मान लो जैसे ही उसने फैक्ट्री का निर्माण कर लिया,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, मशीनें वगैरह सब कुछ ले आया वो, तो उसे किसकी आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है। मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ेगी, कच्चे माल को उसका मूल्य देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक है। अब मशीन जो कार्य कर रही है उसमें टूट फूट या घिसावट हो सकती है, मूल्य ह्रास हो सकता है, उसका खर्चा, ये सब के सब क्या है, ये तभी होते हैं जब उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाता है, उससे पहले ये खर्चे नहीं होते हैं। तो इन सभी खर्चों को किस में जोड़ा जाता है, कुल परिवर्तनशील लागत में जोड़ा जाता है। और ये जो खर्चे होते हैं उन ये प्रमुख लागतें कहलाती हैं। मार्शल ने क्या था, प्रमुख लागतें कहा था। अब अपन बात करते हैं अल्पकालीन कुल लागत। तो यहाँ मैंने बता दिया कुल लागत जो है वो कुल स्थिर लागत टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देंगे तो कुल लागत प्राप्त होगी। और जो कुल लागत है वो किस पर डिपेंड करती है, उस वस्तु की गई उत्पादित मात्रा पर। तो अब ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से समझना, उत्पादन का स्तर चाहे कुछ भी हो, कुल स्थिर लागत जो है वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। नाम से पता चल रहा है क्यों, क्योंकि वो प्रारंभ में ही लग गई जितनी लगनी थी। अब उत्पादन शून्य है तो भी वो टीएफसी उतनी ही लगेगी। उत्पादन बढ़ के अगर इस साइड में मैं टीएफसी को दर्शाऊं, इधर मैं उत्पादन की मात्रा को दर्शाऊं, तो जब उत्पादन शून्य था इस बिंदु पे तो भी टीएफसी लग रही थी, मान लो 5। उत्पादन इतना हो गया तो भी टीएफसी इतनी रहेगी। उत्पादन और बढ़ गया तो भी टीएफसी इतनी रहेगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा टीएफसी हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो जो टीएफसी कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, क्षैतिज अक्ष के समानांतर। ठीक है। क्यों, क्योंकि यह उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है, उत्पादन की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, कुल स्थिर लागत एक पड़ी हुई रेखा या अक्ष के समांतर होती है, क्योंकि उत्पादन के शून्य होने पर भी स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है। कुल परिवर्तनशील जो टीवीसी जो है वो कैसा होगा, तो मैंने अभी बताया था, इधर अपन टीवीसी ले लेते हैं टीएफसी के स्थान पे, इधर अपन कुल उत्पादन की मात्रा को ले लेते हैं। उत्पादन शून्य है तो टीवीसी शून्य, उसके बाद टीवीसी पहले मूल बिंदु से लेंगे, पहले टीवीसी घटती दर से उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ता है टीवीसी। तो यहाँ देखना घटती दर से किस लिए बढ़ा है, ध्यान से देखना, क्योंकि पहले उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ाया था। तो यहाँ देखना उत्पादन देखो यहाँ तक बढ़ रहा है, तो ये देखो लागत धीरे धीरे वक्र कम हो रहा है यहाँ तक। ठीक है। तो उत्पादन यहाँ घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, नहीं सॉरी, उत्पादन तो बढ़ती दर से बढ़ता है लेकिन लागत जो है वो घटती दर से बढ़ रही है। लेकिन एक समय के बाद देखो उत्पादन अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ेगी, अर्थात यहाँ लागतें क्या हो रही है, बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो कुल परिवर्तनशील लागत जो है वह मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करते हैं टीवीसी बढ़ती है, उत्पादन में कमी करने पर टीवीसी घटती है। और यहाँ नोट लगा के मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्शल ने जो टीएफसी है स्थिर लागत है उसको तो कॉम्प्लीमेंट्री लागत या ऊपरी लागत ओवरहेड कॉस्ट कहा, और टीवीसी को उन्होंने प्राइम कॉस्ट या प्रमुख लागत कहा था। ठीक है। अब इस दोनों के डायग्राम यहाँ बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बना के बताया भी है। ये अक्ष है ओ अक्ष, इस पे उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। अब ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ नहीं है, अक्ष पे उत्पत्ति की मात्रा और यहाँ टीएफसी को दर्शाया गया है। तो जो टीएफसी का कर्व है वो कैसा है, क्षैतिज अक्ष के समानांतर, अर्थात जब उत्पादन शून्य है, उत्पादन जीरो ओ बिंदु पे है तो भी इतना व्यय तो करना ही पड़ेगा। और फिर उत्पादन कितना भी बढ़े टीएफसी हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। जो ये दूसरा डायग्राम है यहाँ भी एक्स अक्ष पे उत्पादन की मात्रा और वाई अक्ष पे पूंजी की मात्रा को
दर्शाया गया है, सॉरी वाई एक्स पे टीवीसी को दर्शाया गया है, टीवीसी को दर्शाया गया है। ठीक, अब पहले ये कैसा होता है, घटती दर से बढ़ता है। पहले कौन सी दर से बढ़ता है, यहाँ तक घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद टीवीसी बढ़ती दर से बढ़ता है। और जब उत्पादन शून्य है तो टीवीसी भी इस बिंदु पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब टीवीसी अपन ने निकाल लिया, टीएफसी अपन ने निकाल लिया, तो टीएफसी और टीवीसी का जब जोड़ करते हैं, मतलब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसटीसी, अल्पकालीन कुल लागत। ठीक है, तो अपन यहाँ ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है अपने लिए। यहाँ आउटपुट उत्पादन को दर्शाया गया है, यहाँ लागत को दर्शाया गया है। टीएफसी कब है ये अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, ये सही चल रहा है। टीवीसी अपन ने देख लिया है। अब अपने को टीसी निकालना है, अर्थात अल्पकालीन कुल लागत वक्र निकालना है। तो अल्पकालीन कुल लागत वक्र, तो आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखना। यहाँ मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ टीएफसी, और यहाँ लिख रहा हूँ टीवीसी, और यहाँ लिख रहा हूँ टीसी। एक तालिका का निर्माण करने की सोच रहे हैं। प्रारंभ में मान लो उत्पादन शून्य है, तो टीवीसी तो शून्य हो गया, और टीएफसी तो कुछ ना कुछ होगा, तो टीसी कितना हो गया, 10। अब मान लो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो टीवीसी मान लो बढ़ के हो जाए 2, टीएफसी कितना रहेगा, स्थिर, तो ये कितना हो गया, 12। तो कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि जब उत्पादन शून्य है तो भी टीएफसी के बराबर तो टीसी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो जो ये एस टी सी कर्व है, ये जो एस टी सी वक्र है, ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वह ओ मूल बिंदु से प्रारंभ ना होकर एफ बिंदु से प्रारंभ होगा। क्यों, क्योंकि ओ से लेकर एफ तक की दूरी अर्थात इतनी लागत तो टीएफसी के रूप में चुकानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो इसमें एक ध्यान रखने वाले बात यह है कि जब अपन टीवीसी और टीएफसी को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एसटीसी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखना यहाँ ध्यान से देखना, एसटीसी जो होता है वो किसका योग होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। अब मैं यहाँ से टीएफसी निकालूँ, टीएफसी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें से ये घटा लेते हैं, एसटीसी माइनस टीवीसी, अर्थात अल्पकालीन कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को आपस में घटा दिया जाए तो कुल स्थिर लागत प्राप्त होगी। और इस डायग्राम में ध्यान से देखना, जो एस टी सी कर्व है और टी वी सी कर्व है, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या है, स्थिर है। और बीच की दूरी क्या बता रही है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बता रही है, प्रत्येक उत्पादन के स्तर पे समान है, देखना आप। यह क्या बता रही है, ये टी एफ सी को बता रही है। ठीक है, और एस टी सी कर्व है ये वाला और टी एफ सी कर्व है के बीच की जो दूरी है वो किसको दर्शा रही है, वो एस टी सी माइनस टी एफ सी, तो वो किसके बराबर होगा, टी वी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थी अल्पकालीन कुल लागत, जो कुल स्थिर लागत और कुल औसत लागत का, कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। ठीक है, तो अपन ने एस टी सी पढ़ लिया जो टी एफ सी और टी वी सी का योग होती है। अब अपन बात करते हैं औसत लागतों का। तो जैसा कि अपने को पता है, अपने अभी भी पढ़ा है, एस टी सी जो होता है वो टी एफ सी और टी वी सी के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो थी कुल, टोटल टोटल और टोटल। अब अपन बात करेंगे औसत की। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अर्थात जो भी अपने को कुल लागतें प्राप्त हो रही है उसमें उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या का अगर हम भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में अगर हम क्यू का भाग देते हैं तो यहाँ भी अगर क्यू उत्पादित की गई इकाई, तो यहाँ भी क्यू आएगा और यहाँ भी क्यू आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कुल लागत में अगर अपन
उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या के भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, ATC, औसत कुल लागत। ठीक है। कुल स्थिर लागत TFC में अगर अपन Q का भाग देते हैं अर्थात उत्पादित की गई इकाइयों का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, AFC। ठीक है। TVC में अगर हम Q का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, AVC। तो ये सब क्या हो गई, ये तो हो गई औसत कुल लागत, ये हो गई औसत स्थिर लागत और ये हो गई औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे AFC, औसत स्थिर लागत क्या होती है। औसत स्थिर लागत, इसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, कुल स्थिर लागत में उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें AFC प्राप्त हो जाएगा। और आपको ये पता है कि जो TFC है वो हमेशा स्थिर रहती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि वो 10 10 10 हमेशा बराबर रहती है। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, मान लो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ठीक है, तो ये तो क्या थी, TFC थी। ये क्या है, उत्पादन की मात्रा है। AFC कितनी होगी, यहाँ 10 होगी, यहाँ 5 होगी, यहाँ 3.3 होगी, यहाँ 10 में 4 का भाग देंगे 2.5 होगी। अर्थात AFC हमेशा क्या होगी, घटती चली जाएगी, कभी भी शून्य नहीं होगी लेकिन घटती चली जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे औसत स्थिर लागत कम होती चली जाएगी। तो यहाँ देखना, वस्तु के उत्पादन के सभी स्तरों पर TFC क्या होती है, समान होती है। अब TFC तो स्थिर है और ये क्वांटिटी को अपन क्या कर रहे हैं, उत्पादन को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऊपर वाली संख्या स्थिर है, इस संख्या हर को अपन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो गई, टोटल संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो हमारे सामने डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, आयताकार अति परवलय। देखना, जब उत्पादन इतना है Q1 तो लागत इतनी, AFC इतनी है। इधर AFC को दर्शाया गया है y एक्स पे और यहाँ उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या। उत्पादन बढ़कर Q2 हो गया तो AFC घट गई, उत्पादन बढ़कर Q3 हो गया तो और AFC घट गई। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है AFC घटती चली जाती है। और ये जो डायग्राम होता है ये याद रखना, इसकी आकृति कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है। आयताकार अतिपरवलय क्यों कहा जाता है इसको, यह जो AFC जो घट रही है ना वो हमेशा एक निश्चित दर से घटती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपनी TFC थी 100 रुपये। ठीक है। प्रारंभ में उत्पादन 1 इकाई कर रहा था, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई। तो प्रारंभ में AFC कितनी हुई, 100, उसके बाद 50, उसके बाद ये तो स्थिर है 33.3, उसके बाद 25। ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अगर जो हमें AFC प्राप्त हुई है, ये वाली AFC अपन ने प्राप्त की है, इन सब को अगर वापस उत्पादित की गई इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको इससे, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो जाती है, TFC प्राप्त हो जाती है। अर्थात औसत स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो वह हमेशा क्या होगा, समान होगा किसके, TFC के। ठीक है। और इसकी आकृति कैसी होगी AFC की, आयताकार अतिपरवलय। तो ये थी AFC। अब अपन बात करते हैं AVC की, औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये कैसे, हमें इसको कैसे निकालेंगे, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या का अपन क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और जब मैंने औसत के बारे में पहले आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो अपन बताया था कि औसत वक्र निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो कुल वाला डायग्राम होता है उस पर मूल बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। मूल बिंदु से क्या खींच देते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में ध्यान से देखना, यहाँ x अक्ष पे उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है, y अक्ष पे TVC को दर्शाया गया है। और TVC के डायग्राम के बारे में अपन ने पीछे पढ़ लिया है। TVC जो है वह उल्टे ऐस आकार का होता है,
पहले घटती दर से उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ये टीवीसी है। इस पे मूल बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींचते हैं। देखना, ये पहली ए स्पर्शरेखा, उसके बाद बी, फिर सी और फिर डी, ये 4 रेखाएं खींची है मूल बिंदु से। क्यों? क्योंकि हमें औसत परिवर्तनशील लागत निकालनी है। अब इन चारों रेखाओं में ढाल जहाँ सबसे कम है, ढाल देखना, ए रेखा, बी, सी और डी, तो सबसे ज़्यादा ढाल किसका है? ए का है, उसके बाद बी का है, उसके बाद डी का है, सबसे कम ढाल किसका है? सी का। तो ये जो सी है वहाँ ए बी सी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो सी बिंदु से पहले तो ए बी सी घटेगी और सी बिंदु के बाद ए बी सी बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी? तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अब तो यहाँ ध्यान से देखना, कुल परिवर्तनशील लागत को वस्तु की कुल उत्पादित मात्रा से विभाजित करने पर एवीसी प्राप्त होता है। एवीसी वक्र को टीवीसी वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मूल बिंदु से सीधी रेखा खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एवीसी जो डायग्राम है, इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रही होगी, धीरे धीरे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, या इसी से देखो डिराइव हो रहे हैं। ये डायग्राम के अगर नीचे खींच लिया जाए तो जो सी बिंदु है वहाँ मूल बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल क्या है? सबसे कम है। तो सी बिंदु पे ए बी सी क्या होगी? मिनिमम होगी, और सी बिंदु के बाद ए बी सी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और जहाँ ए बी सी मिनिमम होती है ना, वहाँ आगे बताऊँगा आपको, वो एम सी के बराबर होती है, सीमांत लागत के बराबर होती है। और जो इस डायग्राम की जो साइज है, तो ये आपको दिख रहा है अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार का है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं औसत कुल लागत की। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था एसटीसी, कुल लागत, अल्पकालीन कुल लागत जो होता है वो टीएफसी और टीवीसी का योग होता है। और टीएफसी के स्थान पे अपन ने अभी एएफसी भी पढ़ लिया है, औसत परिवर्तनशील, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एसएटीसी, औसत कुल लागत। या कहें कि अल्पकालीन कुल लागत में उत्पादित की गई इकाइयों की भाग दे दें, एसटीसी में उत्पादित की गई इकाइयों का भाग दे दें, तो हमें जो प्राप्त होगा वो एटीसी प्राप्त होगा, औसत कुल लागत प्राप्त होगी। तो यहाँ एटीसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। तो यहाँ अलग से दर्शाया है क्योंकि टीसी को अपन क्या कर सकते हैं? कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, यहाँ भी देख सकते हो आप। तो जो एटीसी होगा, इस टीसी के स्थान पे अपन ये वैल्यू रख देते हैं, तो टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू, क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो ये जो क्यू है, ये दोनों स्थान ऐसे भी जा सकता है, टीएफसी अपॉन क्यू और टीवीसी अपॉन क्यू। तो टीएफसी अपॉन क्यू तो अपन पढ़ के आए हैं क्या होता है? एएफसी होता है। और टीवीसी अपॉन क्यू क्या होता है? औसत परिवर्तनशील लागत होती है। अर्थात कहने का मतलब औसत कुल लागत जो होती है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। ठीक है, तो जो एटीसी का जो डायग्राम बनेगा, जो वक्र इनका बनेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? एएफसी और एवीसी पर डिपेंड करेगा। तो इसका डायग्राम कैसा है, तो इसको ध्यान से यहाँ देखना। जब अपने को आयताकार अतिपरवलय एएफसी का वक्र प्राप्त हुआ था, तब अपन ने क्या किया था? जो टीएफसी वक्र है, ये जो मूल बिंदु अक्ष अक्ष के समांतर है, उस पर स्पर्शरेखाएं खींची थी। ठीक है, क्लियर? और स्पर्शरेखाओं का ढाल धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो ढाल कम होने के कारण एएफसी भी लगातार क्या हो रही थी? कम हो रही थी। उसके बाद जब अपन ने एवीसी की बात की, तो अपन ने क्या किया? जो टीवीसी वक्र है, अर्थात उस पर अपन ने स्पर्शरेखाएं खींची। ठीक है, और जहाँ स्पर्शरेखा का ढाल सबसे कम था, वहाँ एवीसी भी क्या हो गया? सबसे कम हो गया। अब अपने को निकालना क्या है? एटीसी, औसत कुल लागत। तो अपन क्या करेंगे? जो टीसी है, कुल लागत वक्र है, उस पर अपन स्पर्शरेखाएं खींचेंगे। ठीक है, तो टीसी जो है वो आपको पता है मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इतना ऊपर से प्रारंभ होने का मतलब ये जो है वो टीएफसी है। अर्थात इतनी तो स्थिर लागत देनी ही पड़ेगी, चाहे उत्पादन करें या ना करें। ठीक है, इसके ऊपर से शुरू हो गया टीएफसी, टीसी जो कुल लागत वक्र है, कुल लागत वक्र। अब अपन क्या करते हैं, स्पर्शरेखाएं खींचते हैं पहले मूल बिंदु से। ये आपको यहाँ दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये ए डैश, ये बी डैश, ये एम और ये एल, ये सब बिंदुओं पे अपन ने क्या किया, स्पर्शरेखाएं खींची है। इन स्पर्शरेखाओं को देखकर आपको पता चल रहा होगा सबसे ज़्यादा ढाल किसका है, ए का। सबसे कम ढाल किसका है, एम का। तो एम के बराबर अपन क्या कर सकते हैं, एम जो होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। यहाँ जो है वो ए टी सी जो है, औसत कुल लागत जो है, अल्पकालीन औसत कुल लागत, वह क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो एम बिंदु तक तो घटेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, और इसकी जो आकृति है वो यू आकृति के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखना, कुल लागत वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर वाई अक्ष पर कुछ उच्च स्तर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ मैंने बताया है, क्योंकि उत्पादन नहीं होने पर भी कुछ स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है। और एस टी सी जो होता है वो उल्टे एस आकृति का होता है। उल्टे एस का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार का है। ये तो था एस टी सी, यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसा ही तो था। तो ये उल्टा एस आकार है। यहाँ तक लागतें जो है वो घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती दर से लागतें बढ़ती है। तो एस टी सी वक्र मूल बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की ढाल से एस ए सी व्युत्पादित हो जाएगा। यह प्रारंभ में तेजी से घटता है। अब देखना इसको ध्यान से, ये जो घटने की दर है ये प्रारंभ में तेजी से घटेगा। क्यों घटेगा तेजी से, क्योंकि एस ए टी सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए एफ सी और ए वी सी के बराबर। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रारंभ में ए एफ सी भी कम होता है और ए वी सी भी क्या होता है, कम होता है। तो ये जब दोनों कम हो रहे हैं तो ये बहुत तेजी से कम होगा, एक बिंदु पे मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद जब बढ़ेगा वापस, जब ये लागत बढ़ेगी तो ए वी सी तो बढ़ेगा, लेकिन ए एफ सी तो हमेशा क्या होता है, कम ही कम होता है, बढ़ता तो कभी है ही नहीं। तो बढ़ते वक्त ए टी सी जो वक्र है वह तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वे प्रारंभ में तेजी से घटता है क्योंकि ए एफ सी और ए वी सी दोनों ही क्या हो रहे हैं, घट रहे होते हैं। एम बिंदु पर न्यूनतम होने के बाद ऊपर बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि ए वी सी तो क्या हो रहा है, बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, और ए एफ सी घटता है। तो ए एफ सी की जो घटने की दर है उसकी तुलना में ए वी सी की बढ़ने की दर ज़्यादा है। इसलिए औसत कुल लागत वक्र जो बनता है, ए टी सी जो वक्र बनता है वो कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के जैसा होता है। ठीक है, तो ये थी कुल लागत और औसत लागत। अब अपन बात करते हैं सीमांत लागत की। तो सीमांत की जब अपन बात करेंगे तो हमें दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से वीडियो मैंने सीमांत लागत पे बनाए हैं। जो सीमांत जो टर्म है वो सीमांत उपयोगिता, सीमांत आय, सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादकता, वहाँ से शुरू हो रहा है। तो सीमांत की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे अपन सीमांत लागत कहते हैं। मान लो प्रारंभ में 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहे थे, तब उसकी कुल लागत जो थी वो 100 रुपये थी। जैसे ही छठी इकाई का उत्पादन किया उसकी जो कुल लागत है वो 120 रुपये हो गई। कितना परिवर्तन हुआ है, 20 का परिवर्तन हुआ है, और ये 20 का जो परिवर्तन है यही क्या है, सीमांत लागत है। तो यहाँ लागत में थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्रारंभ में 5 इकाइयों का उत्पादन किया था, उसमें 100 रुपये लागत थी, कुल लागत। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुल लागत है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का क्या होती है, योग होती है। ठीक है, यहाँ मान लो कुल स्थिर लागत है 20 रुपये और कुल परिवर्तनशील लागत है 80 रुपये। इन दोनों को जोड़ के हमें कुल लागत कितनी प्राप्त हुई, 100 रुपये। अब अपने को सीमांत लागत निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे।
तो उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या हो गई 6। ठीक है, तो आपको ये पता है कि स्थिर लागत तो कितनी रहेगी, स्थिर तो स्थिर ही रहेगी, क्योंकि स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत तो हमेशा स्थिर रहती है, जैसे कितना भी उत्पादन कर लो। अब परिवर्तन किस में होगा, टीवीसी में होगा। अब मान लो टीवीसी 80 के स्थान पे 100 हो जाए, कितनी हो जाए, 100 हो जाए, तो यहाँ कुल की लागत कितनी थी, 100 रुपये, तो यहाँ कुल लागत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। ये जो परिवर्तन हुआ है 20 रुपये का, ठीक है, तो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पे कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है वह मुख्यतः किसके कारण हुआ है, वह मुख्यतः टीएफसी के कारण नहीं हुआ, बल्कि टीवीसी के कारण हुआ है। ठीक है, क्योंकि टीएफसी तो हमेशा स्थिर रहती है। तो अपन सीमांत लागत को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर कुल परिवर्तनशील लागत में जो परिवर्तन होता है 80 से 100, या फिर अपन कह सकते हैं कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत लागत कहा जाता है। तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, पहले तो आप इस समीकरण को देखिए। एसएमसी जो है वो एसटीसी और डेल्टा क्यू, यहाँ अवकलन को दर्शाया गया है, इसमें परिवर्तन को दर्शाया गया है। और एसटीसी जो है वो हमें पता है किसके बराबर होगा, टीएफसी और टीवीसी के, ये अपन पढ़ के आए हैं। डेल्टा क्यू का दोनों जगह भाग दे दिया, इस एसटीसी के स्थान पर टीएफसी और टीवीसी लिख दिया। अब टीएफसी में परिवर्तन किया है, तो टीएफसी में परिवर्तन तो कोई होता ही नहीं है, वो तो स्थिर है, तो स्थिर राशि का अगर अवकलन करेंगे तो वो शून्य प्राप्त होगा। और टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू ये क्या हो जाएगा, एसएमसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो अपने को ये पता है कि एसटीसी कर्व यहाँ से शुरू होता है, मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से। टीवीसी कर्व जो होता है वो मूल बिंदु पर प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। और टीएफसी जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, इतना आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब जब औसत निकाला था तब तो अपन ने मूल बिंदु से सीधी स्पर्शरेखाएं खींच ली थी, लेकिन जब सीमांत निकालते हैं तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखाएं न खींचकर जो ये एसटीसी कर्व है, या फिर अपन कह सकते हैं जो टीवीसी कर्व है, इस पे अपने स्पर्शरेखाएं खींचते हैं। ठीक है, और जब टीवी एसटीसी पे हम स्पर्शरेखाएं खींचेंगे तो आप देखना ध्यान से, एक रेखा यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच ली, ऐसे बहुत सी रेखाएं खींची जाएगी। अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक टीवीसी वक्र है, यहाँ पर ने स्पर्शरेखाएं खींची है। मान लो एक स्पर्शरेखा यहाँ खींच ली, एक यहाँ खींच ली, एक इस पे, एक यहाँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो पॉइंट है वह यह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे इसलिए बोलते हैं, मोड़ का बिंदु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लागत थी वो इस बिंदु तक तो क्या हो रही थी, यहाँ से लेके इस बिंदु तक लागत घटती दर से बढ़ रही थी, इसके बाद लागत बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यह बिंदु है, इस पे सीमांत लागत जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और इस बिंदु से पहले सीमांत लागत घटती जाएगी, इस बिंदु पे मिनिमम होकर उसके बाद सीमांत लागत बढ़ती चली जाएगी। तो अपन देखते हैं, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, इस साइड में डायग्राम बने हुए हैं। सबसे पहले जो डायग्राम, इस वाले डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, वो अपन ने बनाया है एटीसी। ठीक है, उसके बाद एवीसी। तो आप ध्यान से देखना, इन दोनों डायग्राम, इस डायग्राम में जो यहाँ ये दोनों वक्रों के बीच की दूरी है वो कम है, और यहाँ बीच की दूरी है वो क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ए टी सी माइनस ए वी सी क्या होता है, औसत स्थिर लागत,
और औसत स्थिर लागत धीरे 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 क्या चली जाती है, घटती चली जाती है। प्रारंभ में औसत स्थिर लागत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रारंभ में धीरे गिरती है, तो ये दूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उसके बाद दोनों औसत स्थिर लागत तो गिरती है, लेकिन जो एवीसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एएफसी तो गिरती है, लेकिन एवीसी क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जो एएफसी है वो बहुत धीरे धीरे घटती है। तो ये वाली जो दूरी है वो क्या हो गई, कम हो गई, और ये वाली जो दूरी है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब ये एटीसी हो गया, ये एवीसी हो गया। अब ध्यान से देखना, जब सीमांत का डायग्राम बनेगा तो वह इस बिंदु पे जीरो होगा, इस बिंदु पे कितना होगा, सॉरी मिनिमम होगा। तो हम क्या बात करते हैं, इस बिंदु को मैंने दिखाया यहाँ Q1 पे, तो MC जो डायग्राम बनेगा सीमांत वक्र का, वो यहाँ से सबसे पहले यहाँ अपने आप मिनिमम होगा, फिर ABC को काटेगा, फिर ATC को काटेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, जब सीमांत लागत गिर रही होती है, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं जब ATC या औसत लागत गिर रही होती है, कम होती है, देखो यहाँ तक, ये वाला बिंदु, यहाँ तक औसत लागत गिर रही है, तो सीमांत लागत जो होती है वो औसत लागत से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका डायग्राम नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। लेकिन जब AC मिनिमम होती है, AC मिनिमम कहाँ है, इसको ध्यान से देखना आप, इस बिंदु पे मिनिमम है, जहाँ मिनिमम है वहाँ सीमांत लागत और औसत लागत क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद जब AC धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, ये बढ़ रही है, तब MC वक्र क्या है, वो उससे ऊपर की तरफ है ना, तो सीमांत लागत जो है वो AC से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, AC और MC में क्या संबंध होते हैं। तो ये थी अपनी अल्पकालीन कुल लागत, अपने जो बात की STC, वो दो भागों में बटी होती है, TFC और TVC में बटी होती है। उसके बाद में अपन ATC औसत की बात की, जो AFC और AVC का योग होता है। सबके डायग्राम को बारे में मैंने विस्तार से समझा दिया। उसके बाद में मैंने SMC अल्पकालीन सीमांत लागत की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे दीर्घकालीन लागत वक्र क्या होते हैं। थैंक यू।